नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 15वां लेक्चर है और आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एआरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है फाउंडेशन बैच का। तो इस फाउंडेशन बैच में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो कि इस परीक्षा को पास करने के लिए सहायक हैं। तो इसमें पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है, जिसमें कि सभी टॉपिक्स के आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स की पीडीएफ नोट्स आपको दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का प्रोग्राम भी चलाया जाता है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको इस परीक्षा को पास करना है तो हमारा ये जो कोर्स है ये आपके लिए बेहद सहायक होने वाला है, ऐसा हम सभी को विश्वास है। आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं 9506742546 पर आरओ एआरओ फाउंडेशन बैच लिख करके व्हाट्सअप करेंगे, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो कोर्स की बात हो गई। अब हम सीधे आ जाते हैं प्रश्नों पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कुल 40 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन आर्थिक समीक्षा को तैयार करता है, ये हमारा प्रश्न है और ये पूछा गया यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 में। हमारे ऑप्शंस हैं ए योजना मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आर्थिक समीक्षा को तैयार करता है वित्त मंत्रालय और इसे बजट से एक दिन पूर्व वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि विगत वर्ष के आर्थिक स्थितियों का उल्लेख किया जाता है। तो बी हमारा 41 का उत्तर है। अगला, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत। तो एक तरफ तो स्रोत है और उस स्रोत का बजट में कितना हिस्सा है ये दूसरी तरफ है। तो निगम कर से कितना आता है, आय कर से कितना आता है, सीमा शुल्क से कितना आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना आता है, ये हमें सुमेलित करना है दूसरी तरफ कि उनका हिस्सा कितना है। तो जैसे निगम कर का हिस्सा 2020-21 में 18% था। तो ऐसे में ए का 2 हमें कहाँ दिखता है? ए का 2 हमें न ए में दिखता है, न बी में दिखता है, न सी में दिखता है, हमें केवल कहाँ दिखता है? डी में दिखता है। इसलिए यही डी हमारा उत्तर है। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, केवल एक जानकारी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया। तो बी का 1, ठीक है, बी का 1, सी का 4, सीमा शुल्क 4% और डी का 3, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। तो यह डी हमारा उत्तर है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उसको हम देख लें। तो एक ये जो है केंद्रीय बजट 2022-23 का चार्ट है। रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहाँ है, ये वाला चार्ट जो फेमस है, जिसमें कि 1 रुपए के हिसाब से सब मानते हैं। तो देखिए बजट में 35% उधार और अन्य देयताओं का हिस्सा होता है। इसीलिए हमारा बजट जो है लगातार घाटे में चल रहा है और ये कोई थोड़ा बहुत घाटा नहीं है।
अब ये हम जीडीपी के प्रतिशत से समझते हैं तो हमें छोटा लगता है, लेकिन अगर हम ऐसे समझें तो कुल 40 लाख करोड़ के बजट में 18 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए जो है उधार मांग करके आ रहे हैं। देखिए, कुल 100% में 35% हिस्सा तो उधार और अन्य देयताओं का है। उसके बाद नंबर आता है कारपोरेशन टैक्स, निगम कर 15 पैसे, और आयकर भी, इनकम टैक्स भी अब इसके एकदम बराबर है 15 पैसे। उसके बाद सीमा शुल्क 5 पैसे यानी 5%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हमने बजट पढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि कुल पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ों को जो है तोड़ तोड़ करके हमने देखा था। अगला प्रश्न आ गया है, 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ था? तो 2017-18 में जो संघीय बजट प्रस्तुत किया गया उसमें इन चारों ऑप्शंस में से क्या नहीं हुआ था, यही हमारा प्रश्न है। यूपी आरओ प्री 2017 में यह पूछा गया। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला, सामाजिक व्यय के योजना तथा गैर योजना में वर्गीकरण की समाप्ति की गई। बी, केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि की गई। रेलवे के वित्त को मुख्य बजट में सम्मिलित करना और संघ बजट की तारीख को लगभग 1 माह अग्रेसित करना। तो देखिए, 2017-18 के संघीय बजट में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए, जिसमें पहला तो ये था कि सामाजिक व्यय के योजना तथा गैर योजना में वर्गीकरण की समाप्ति कर दी गई। तो इससे पहले प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का एक जो है वर्गीकरण होता था, उसे समाप्त किया गया। इसके अलावा रेलवे के वित्त को मुख्य बजट में सम्मिलित किया गया। तो रेलवे का बजट अलग प्रस्तुत होता था और मुख्य बजट अलग प्रस्तुत होता था, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब एक ही बजट प्रस्तुत होने लगा। इसके अलावा संघ बजट की तारीख को लगभग 1 माह अग्रेसित कर दिया गया। तो जो फरवरी के लास्ट में बजट प्रस्तुत होता था, उसे फरवरी के पहले तारीख को दूसरे तारीख तक सीमित कर दिया गया, ताकि जो फिनेंशियल ईयर नया प्रारंभ हो गया 1 अप्रैल से, उससे पहले ही जो पूरी संसदीय प्रक्रिया है बजट को पारित करने की, उसको पूरा किया जा सके, ताकि आगे जाकर के विनियोग विधेयक पारित करके सरकार को काम न चलाना पड़े, बल्कि फाइनल बजट ही पारित होकर के आ जाए। तो केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि, यही हमारा उत्तर है। बी नहीं हुआ, बाकी ए भी हुआ, सी भी हुआ, डी भी हुआ। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। पहला, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। यह तो हमेशा अधिक ही रहेगा, बजट अनुमान की तुलना में तो अधिक ही हो जाता है, जो अनुमान लगता है उससे ज्यादा ही हो जाता है। दूसरा, वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। तो 2017 में ही जीएसटी आया और प्रारंभ में वसूली कम रही। तो इस हिसाब से ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यही हमारा उत्तर है ए। अगला, अब यहाँ पे एक चार्ट में हमने राजकोषीय घाटे को दर्शाया है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिया गया है। तो 18-19 में 3.4%, फिर 19-20 में 4.6 और 20-21 में तो भयावह स्थिति हो गई, ये कोरोना का काल था, 9.2, और 21-22 में 6.8। ठीक है, तो ये है राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। अगला, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो आयकर का प्रारंभ भारत में किसने किया, यह प्रश्न है। ए, सर चार्ल्स वुड, बी, लॉर्ड मैकहेल, सी, जेम्स विल्सन, और डी, विलियम जोन्स। तो भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत जेम्स विल्सन द्वारा जुलाई 1860 में की गई। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। अगला, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ए 1956 में, बी 1962 में, सी 1992 में, और डी 2013 में। तो सेबी अधिनियम पारित हुआ 1992 में। और सेबी क्या है? तो सेबी
शेयर बाजार का एक रेगुलेटर है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक कलकत्ता में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा चेन्नई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो टैक्स या ड्यूटी है और वो टैक्स या ड्यूटी किस पर लगाया जाता है ये है दूसरी सूची में, हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, कैपिटल गेन टैक्स ये तो लगता है संपत्ति को बेचने पर। तो आपके पास कोई संपत्ति है, आप उसको अगर बेचते हैं तो उस पर ये लगता है। ये 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 3 साल से पहले करते हैं, खरीद करके बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा करते हैं तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसके अलावा कारपोरेट टैक्स किस पे लगता है? तो ये आय पे लगता है ना, कंपनियों के लाभ पे लगता है। ठीक है, तो आइए देखें, कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय पर लगता है, यानी ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल हमें दिख रहा है ए का 4 ए में, और यही ए हमारा उत्तर है। ए का 4, बी का 2 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पे, सी का 3 कस्टम ड्यूटी आयात पे, और डी का 1 कारपोरेट टैक्स आय पे लगता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी किस तरह का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारत में टैक्सेशन है वो 2 तरह का है। एक तो प्रत्यक्ष है यानी डायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें आता है इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेशन का टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। बाकी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व तटस्थ दर, रेवेन्यू नेचुरल रेट, जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है। ए वस्तु एवं सेवा कर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो हमारा उत्तर है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से ये संबंधित है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा। तो अक्टूबर 2020 में जीएसटी का संग्रहण कितना रहा? जब से जीएसटी लागू है तब से जब जीएसटी का संग्रहण अधिक होता है तो उससे प्रश्न जरूर बना दिया जा रहा है, इसलिए हर महीने जीएसटी का कितना संग्रहण हुआ उससे को लेकर के हमें अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से कम, 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर, 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर। तो इसका उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। तो अक्टूबर 2020 में जीएसटी की वसूली 1,05,000 करोड़ के आसपास हुई और इसीलिए ये प्रश्न भी पूछा गया। ठीक है, तो आइए एक बार जो है जीएसटी के कलेक्शन को हम देख लें। ये जो रेखा है नीली, ये 2017-18 को दर्शाती है, ये 2018-19, ये रेखा 2019-20, पीली रेखा थोड़ी सी 2020-21 और ये 2021-22 और ये हरी रेखा 2022-23 को दिखाती है। तो आप समझ लें, जैसे ये है तो ये जो है 2020-21 की रेखा है। ठीक है, तो इसमें नहीं जाना है, ये पूरे चार्ट में, ये भी आर्थिक समीक्षा से लिया गया है, सॉरी जीएसटी के पोर्टल से ये लिया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो अप्रैल 2022 में सबसे अधिक जीएसटी का कलेक्शन अभी तक हुआ है, 1,68,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इधर देखें, यहाँ पे जो है हाईएस्ट देखें तो 1.42 था हाईएस्ट। ठीक है, मार्च में पिछले साल, लेकिन अभी आप देखिए लग रहा है ये हाईएस्ट के बराबर। ठीक है, और यहाँ तो सब रिकॉर्ड टूट गया 1.68। ठीक है, तो ये चार्ट है, काम का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला,
पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK7190K, इसमें P दर्शाता है। ए व्यक्तिगत फर्म, बी फर्म, सी अविभाजित हिंदू परिवार और डी व्यक्तियों का समूह। तो देखिए पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिसे में पी दर्शाता है। तो पी किसको दर्शाता है? तो पी दर्शाता है व्यक्तिगत, पर्सनल। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अब ये जो पेन कार्ड होता है इसमें आप देखें तो कुल 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये जो पहले 3 हैं, ठीक है, ये ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन ये जो चौथा होता है ये स्थिति को दर्शाता है, जैसे व्यक्तिगत है, पर्सनल है, जैसे फर्म के लिए है तो एफ है, अविभाजित हिंदू परिवार के लिए है तो एच है, कंपनी के लिए होगा तो सी होगा, ट्रस्ट के लिए होगा तो टी होगा, इस तरीके से। और ये इसके बाद जो 5वां ये है जिसमें इसमें देखें तो के लिखा हुआ, तो ये जो 5वां है वो व्यक्ति के उपनाम को दर्शाता है। जैसे कि कोई राजेंद्र कुमार है तो इसमें जो है के लिखा होगा, कोई राजेंद्र गुप्ता है तो इसमें जी लिखा होगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये है। तो ये पेन की कहानी है। अगला पेन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और संपदा कर। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है कि प्रत्यक्ष कर है संपदा कर, यानी वेल्थ टैक्स के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये डी है, यही प्रत्यक्ष कर है। बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो संस्था है और दूसरी तरफ उनकी का स्थापना किस वर्ष में हुआ, ये प्रश्न है। तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI, IFCI और सिडबी। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो ICICI 1955, ए का 4। आइए ऑप्शंस में देखते हैं। तो देखिए ए का 4 हमें कहाँ दिख रहा है? केवल डी में दिख रहा है और यही हमारा उत्तर है। तो ए का 4, बी का 1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI ये है 1964, सी का 2 यानी IFCI ये 1948 और डी का 3 यानी सिडबी 1990। ठीक है, तो यही हमारा सुमेलन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी जयपुर। तो देखिए निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, सी हमारा उत्तर है। नाबार्ड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए नाबार्ड को अलग से अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि नाबार्ड से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी देखने को परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है, तो 54 का हमारा उत्तर है सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब ये यूपी RO-ARO प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ये भी कठिन प्रश्न के श्रेणी में है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है 1870, साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है और वही पूछा जा रहा है। तो कंपनी अधिनियम 2013 सही सुमेलित है, साझेदारी अधिनियम 1932 भी सही सुमेलित है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 भी सही सुमेलित है, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं बल्कि 1872 में आया। ठीक है, तो सी यही हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है। ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी नई दिल्ली। तो इसमें से हमारा जो उत्तर है वो है
बी लखनऊ, तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। अब आप देख लीजिए, ये यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। अब अगले प्रश्न को मैं आपको दिखाता हूं। सेम प्रश्न रिपीट हो गया आरओ मेंस 2021 में, सेम प्रश्न है, बल्कि ऑप्शन में भी वही है, बी लखनऊ। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में? तो निश्चित रूप से लखनऊ में। तो 57 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ये एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है। तो सीधे सीधे भी प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हम सरकारी समझ सकते हैं, इससे जो है पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। जिस बैंक में 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की है वो सार्वजनिक बैंक है। तो वो कौन सा बैंक है? ए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूटीआई बैंक। तो निश्चित रूप से इंडियन ओवरसीज बैंक, सी हमारा उत्तर है। तो 58 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कहां से मतलब डाटा लेकर के महंगाई की स्थिति का आकलन किया जाता है? ए थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक और उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI-IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। कुल 4 हैं। तो एक तो CPI-IW है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, फिर CPI-AL है यानी कि एग्रीकल्चर लेबरल के लिए, फिर CPI-RL है यानी रूरल लेबरर्स के लिए, और एक AICPI है यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ए नाबार्ड, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी आईसीआईसीआई बैंक और डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चाहे वो शाखाओं की बात हो, चाहे एटीएम की संख्या की बात हो, चाहे जमा की बात हो, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से कहें कि उसको मार्केट वैल्यू क्या देता है, तो उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक इस समय नंबर 1 पे है। तो बी हमारा उत्तर है, 60 का बी। अगला, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? अब देखिए, इस तरह के प्रश्न का जो है अब क्या कहा जा सकता है। अब पूछा गया है तो पूछा गया, लेकिन अब पता नहीं क्या चेक किया जा रहा है इस तरह के प्रश्न पूछ करके, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में सर्वाधिक थी। तो 61 का हमारा उत्तर है बी, 95% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में बैंक हैं और सूची 2 में उनका प्रकार को लिखा गया है। इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, सारस्वत बैंक और प्रकार में विदेशी, सहकारी, निजी, सार्वजनिक, ठीक है। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक तो निजी बैंक है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। सिटी बैंक ये विदेशी बैंक है। इंडियन बैंक ये सार्वजनिक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सारस्वत बैंक ये सहकारी है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देखें, डी का 1, डी का 2, डी का 2 हमें कहां दिख रहा है? केवल जो है दिख रहा है डी में, तो यह डी हमारा उत्तर है। ए का 4 इंडियन बैंक सार्वजनिक है, बी का 3 आईसीआईसीआई बैंक निजी है, सी का 1 सिटी बैंक विदेशी है और डी का 2 सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है। चलिए अगला, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? ए वित्त मंत्रालय,
बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत सरकार और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो निश्चित रूप से ये काम जो बॉडी करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो 63 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ए कागजी मुद्रा को, बी क्रेडिट कार्ड को, सी डिस्काउंट कूपन को और डी शेयर को। तो कागजी मुद्रा को तो हम फिएट मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी का प्रयोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन सब के लिए किया जा रहा है। तो बी हमारा उत्तर है 64 का। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो जग जाहिर बात है, बहुत बार पढ़ी गई बात है कि ये तो आरबीआई का राइट्स है। तो 65 का हमारा उत्तर है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई द्वारा यही किया जाता है कि एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेच करके दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। यानी जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज हैं उनको बेचा जाता है और लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है। ये हमें व्यवहार में देखने को मिला जुलाई 2020 में, जब आरबीआई ने 10,000 करोड़ की दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और ठीक उसी समय अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को उतने ही मूल्य का, यानी 10,000 करोड़ के ही मूल्य का उसने बिक्री किया। ठीक है, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो ये कारण भी सही है, इसीलिए ये किया जाता है। तो कथन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका जो इसे हम एक मौद्रिक नीति के रूप में ही मानते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट को, और इसका सबसे पहले प्रारंभ यूएस के फेडरल रिजर्व द्वारा किया गया और फिर भारत में भी इसका हुआ। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? अब आरओ प्री री एग्जाम 2016 का यह प्रश्न पूछा गया। इन जनरल जिन चीजों को हम पढ़ते हैं उसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम है ना, ये नाम ही आपको थोड़ा सा नया लगेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रट के नहीं रखा है और सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ा है तो आपको नया ये लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से पता नहीं क्या मामला था कि कहीं से भी ऐसे प्रश्न बनाओ जो कि जिसका उत्तर कोई ना दे पाए। ठीक है, पहला भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और दूसरा 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो ये दोनों का दोनों सही है, सी हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के सफलता में बाधक है? यानी फिनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, तो उसमें बाधा क्या है, बैरियर क्या है? ए निम्न आय, बी निरक्षरता, सी बैंक शाखाओं का अभाव और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में निम्न आय भी बाधक है, निरक्षरता भी बाधक है, बैंक शाखाओं का अभाव भी बाधक है, यानी उपरोक्त सभी इसमें बाधक हैं। तो 68 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। दूसरा, जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की निर्धारण भी करेगी। तीसरा, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण करेगी, और जो चीजें जीएसटी के अंतर्गत नहीं हैं जैसे पेट्रोल और डीजल, उनको किस तरह से जीएसटी में हम लेकर के आएंगे इस पर चर्चा करेगी। यही सब इसका काम है। तीसरा, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा। ये बिल्कुल गलत है। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं है। वैट को समाप्त करके अब जीएसटी आई है और एक कर
का प्रावधान जो है लेकर के सरकार आई है, तो राज्यों के ये अधिकार नहीं होगा। तो 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। तो 1 और 2 सही है, ये हमारा डी में उत्तर मिल रहा है, तो डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध है ए उच्च शिक्षा सुधारों से, बी कर रचना सुधारों से, सी बैंकिंग संरचना सुधारों से और डी नियोजन क्रियान्वयन सुधारण से। तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो नरसिम्हन समिति 2 बार बनी, एक बार 1991 में बनी वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, और दूसरी बार 1998 में बनी बैंकिंग संरचना सुधारों से। ठीक है। अगला, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन भारत में सिक्के जारी कर सकता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी वित्त मंत्रालय, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो निश्चित रूप से भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आरबीआई से के संबंध में कुल 4 वाक्य हैं। पहला, यह शीर्ष बैंक है। दूसरा, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। तीसरा, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। चौथा, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित इन चारों ऑप्शंस में से पहला ये शीर्ष बैंक है, निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, तो निश्चित रूप से मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन आरबीआई ही करता है। यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता है, तो बिल्कुल नहीं प्रदान करता है, ये कमर्शियल बैंकों का काम है, आरबीआई का काम नहीं है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, तो निश्चित रूप से करता है। तो 3 को छोड़ करके 1 भी करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है आरबीआई। तो 1, 2 और 4 हमें कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है, तो यही डी हमारा उत्तर है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आयोग आपसे ये चाहता है कि आप सभी गवर्नर्स की लिस्ट को याद रखिए, जबकि अब पेपर कितने डायनेमिक बनने चाहिए। 2021 चल रहा है, लेकिन 2021 में एग्जामिनर ये चाहता है कि जो सूचना आप 5 सेकेंड में निकाल लेंगे गूगल की मदद से, उसको आप जो है दिमाग में रखिए और सारे गवर्नर्स की लिस्ट को चाट जाइए। ठीक है, चलिए। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आईजी पटेल, डॉक्टर डी सुब्बा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 4 आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर्स के नाम हैं, जिन्हें कि उनके काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए इस लिस्ट में हम देखें तो डॉक्टर आईजी पटेल सबसे पहले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके बाद हैं, डॉक्टर सी रंगराजन मनमोहन सिंह के बाद हैं और सी रंगराजन के बाद डॉक्टर डी सुब्बा राव हैं। तो सबसे पहले तो 2 होगा, डॉक्टर आईजी पटेल 1 नंबर पे हैं। तो 2 सबसे पहले कहाँ है? तो ए में नहीं है और सी में नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ है? तो बी में है और डी में है। उसके बाद डॉक्टर आईजी पटेल के बाद यानी 2 के बाद 4 होगा, 2 के बाद 4। तो 2 के बाद 4 हमें कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 4 के बाद 1 होगा डॉक्टर सिंह रंगराजन और सबसे अंत में 3 डॉक्टर डी सुब्बा राव। तो ये 73 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नर्स। तो आरबीआई के सभी गवर्नर्स की लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईजी पटेल हैं, मनमोहन सिंह हैं, उनके बाद डॉक्टर सी रंगराजन हैं और डॉक्टर डी सुब्बा राव हैं। ठीक है, रघुराम राजन से पहले डी सुब्बा राव। और ये सर ऑसबर्न स्मिथ, ये जो है पहले आरबीआई के गवर्नर थे। इनके बारे में लिखा हुआ है, कार्यकाल इनका था 1/4/1935 से 30/6/1937। इनके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे सभी गवर्नर्स के बारे में इसी तरह से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो क्या क्या कार्य आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करती है, यही प्रश्न है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, यानी जब बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करने लगे, यानी जब मुद्रा का मूल्य घट जाए और वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए, यानी महंगाई। तो क्या क्या करता है आरबीआई महंगाई को रोकने के लिए? प्रश्न यही है।
एक, बैंक दर में वृद्धि। दो, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, CRR की बात हो रही है, कैश रिजर्व रेशियो की। संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात हो रही है। और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदना। इसमें से क्या क्या करती है? तो देखिए, बैंक दर में वृद्धि निश्चित रूप से नियम यह कहता है कि जब पैसा मार्केट से, बैंकों से, सरकार से RBI की तरफ जाता है तो बाजार से तरलता गायब होती है, लिक्विडिटी की कमी होती है, बाजार में पैसे की कमी होती है। और जब RBI से पैसा बैंकों की तरफ आता है तो यह माना जाता है कि बाजार में तरलता बढ़ गई है, लिक्विडिटी बढ़ गई है, यानी बाजार में पैसा आ गया है। जब पैसा अधिक आता है लोगों के पास तो वो डिमांड जनरेट करते हैं। पैसा जब जिसके पास है उसको और चाहिए, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हाथ बांधे खड़ा रहता है। तो माना यह जाता है कि जब बाजार से पैसे को सोख लिया जाता है तो महंगाई पर लगाम लगती है, क्योंकि आदमी के पास पैसा नहीं है तो चुपचाप बैठा हुआ कुछ मांग ही नहीं रहा है। लेकिन जब पैसा हो जाता है तो वो मांगने लगता है, और जब मांगने लगता है तो शॉर्टेज होने लगता है, और डिमांड सप्लाई का खेल बिगड़ने लगता है। डिमांड अधिक हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो बैंक दर में वृद्धि होगा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि हो जाएगा। तो कहा कि 4% के जगह CRR आप 20% मेंटेन करिए, तो बैंकों के पास पैसा ही कम हो जाएगा बाजार में डालने के लिए। संवैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय ये नहीं है। तो 1, 2 और 3 है, तो 1, 2 और 3 हमें कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो यही 74 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं, यहां आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नीतिगत दरें हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF। नीतिगत अनुपात है जैसे CRR, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, तो कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? ए, पंजाब नेशनल बैंक है, बी, भारतीय स्टेट बैंक है, सी, नाबार्ड है, और डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो नाबार्ड ही हमारा उत्तर है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है, नाबार्ड। अगला, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब? जुलाई 1969 में, बी, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में, और डी, जुलाई 1991 में। तो भारत सरकार ने यानी इंदिरा गांधी के समय ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था, 76 का ए। इंदिरा गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक था। मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, और डी, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष। तो देखिए, मौद्रिक नीति है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है कि भाई प्रभावी मांग को ये कैसे कम करेंगे? तो ये कम इस तरह से करते हैं कि मार्केट से पैसा गायब कर देते हैं, यानी लिक्विडिटी मार्केट से सोख लेते हैं, और लिक्विडिटी जैसे ही ये सोखते हैं पैसे की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है तो लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। ठीक है, डी उत्तर है। अगला, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? ए, बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, बी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, सी, घरेलू बैंकों की विदेशों में गतिविधियां, और डी, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। तो प्रतिछाया बैंकिंग, शैडो बैंकिंग का मतलब है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, बी। अगला, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो बहुत समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन इस पे समिति बनी 2001 में, मालेगाम समिति, गोईपोरिया समिति, रंगराजन समिति, बैंकिंग रिफॉर्म समिति। तो उत्तर है मालेगाम समिति। ठीक है, तो 80 का उत्तर है ए। अब आ गया बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न, ROARO प्री 2021 का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ए, कच्चे तेल की कीमतें, बी, तांबे की भविष्य की कीमतें, सी, सोने की भविष्य की कीमतें, और डी, शिपिंग दर सूचकांक। तो ब्रेंट इंडेक्स संबंधित है कच्चे तेल की
कीमतों से, तो 81 का उत्तर है ए। अगला प्रश्न आ गया, ये आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो व्यापार के संदर्भ में दो कथन है। पहला, यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कथन, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। तो व्यापार केवल मांग पक्ष से संबंधित कैसे हो सकता है? यह क्या है? यह मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो निश्चित रूप से केवल एक, और ऐसे में हमारा जो उत्तर है वो है ए, 82 का उत्तर ए। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो वाणिज्य, पहले व्यापार फिर वाणिज्य, एक ही पेपर में ये दोनों प्रश्न थे। ये भी मेंस का ही प्रश्न है 21 के। पहला, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो केवल एक सही है, केवल दो, दोनों, और न तो एक न तो दो। तो सी हमारा उत्तर है, दोनों, एक और दो। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, यह भी लेटेस्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1954 में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। तो 84 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या था? 80,000 करोड़, बी 90,000 करोड़, सी 1 लाख करोड़, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 85 का उत्तर है 1 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था। सी हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से 2001 से लेकर के 2021 तक आरओ की परीक्षा में जो आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।